गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है RH फैक्टर, RH कारक, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं RH फैक्टर या RH कारक। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था रुधिर समूह ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर हमने पढ़ा एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर जो रुधिर के वर्ग है उनको 4 वर्गों में बांटा जाता है। रुधिर वर्ग ए, जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है, रुधिर वर्ग बी जिसमें एंटीजन बी, रुधिर वर्ग ए बी जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, जबकि रुधिर वर्ग ओ जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। जिसके आधार पर 4 रुधिर के वर्ग होते हैं। फिर कॉर्ल लैंड-स्टीनर ने ही ने ही 1940 में, जैसे ब्लड ग्रुप की खोज भी लैंड-स्टीनर ने की थी, और इसी ने लैंड-स्टीनर ने 1940 में रीसस बंदर की आरबीसी की सतह पर एक कारक खोजा, यानी कार्ल लैंड-स्टीनर ने ही रीसस बंदर की जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, उन लाल रक्त कणिकाओं पर एक विशेष कारक को देखा, एक फैक्टर की खोज हुई जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, जिसका नाम है, वो उन्होंने RH फैक्टर रखा। RH फैक्टर या RH कारक जिसको कहते हैं। यह RH जो होता है यह रीसस के लिए दर्शाया गया है, यानी रीसस बंदर की आरबीसी के अंदर एक कारक खोजा गया था जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, एक एंटीजन के रूप में पाया जाता है, जिसका नाम है उन्होंने RH कारक या RH फैक्टर रखा। RH का मतलब रीसस से है। अब जिन व्यक्तियों के अंदर हम कहेंगे यह RH फैक्टर पाया जाता है, जिन व्यक्तियों के अंदर RH फैक्टर पाया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, RH पॉजिटिव कहते हैं या RH धनात्मक कहते हैं। जिन व्यक्तियों में RH नहीं पाया जाता उसे RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक कहा जाता है। RH ऋणात्मक यानी ऐसे व्यक्ति जिनके रुधिर में उपस्थित आरबीसी की सतह पर RH फैक्टर पाया जाता है, तो उन्हें हम RH धनात्मक या RH पॉजिटिव कहते हैं। जिनमें नहीं पाया जाता है तो उन्हें RH ऋणात्मक या RH नेगेटिव कहते हैं। यदि हम बात करते हैं कि भारत के अंदर 97% लोग RH पॉजिटिव रुधिर वाले हैं, जबकि 3% है वो RH नेगेटिव वाले हैं, किसमें हम कहेंगे इंडिया के अंदर। जबकि पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर 80% RH पॉजिटिव और 20% जो लोग हैं वो RH नेगेटिव होते हैं। ये वर्ल्ड या विश्व की अपन बात करते हैं, अर्थात भारत के अंदर 97% लोगों के अंदर RH फैक्टर पाया जाता है और 3% लोगों के रुधिर में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है, जबकि वर्ल्ड के अंदर 80-20 का रेशियो है। इस RH जो फैक्टर होता है या ये जो RH कारक है, इस RH कारक के खिलाफ या इसके विरुद्ध
रुधिर प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, कोई एग्लूटिनिन नहीं पाई जाती है। जैसे ब्लड ग्रुप के अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे प्रतिजन ए है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, एंटी-बी हो जाएगी। प्रतिजन बी है तो उसके खिलाफ हम कहेंगे एंटीबॉडी है या प्रतिरक्षी है वो एंटी-ए हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनमें जो एंटीबॉडी बनती है, लेकिन आरएच फैक्टर के खिलाफ रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन नहीं पाई जाती है। अब हम कहेंगे कि यदि किसी आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को, ये आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं, आरएच पॉजिटिव वाला रुधिर देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे ब्लड ग्रुप 4 पढ़े थे। अब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, उसमें आरएच पाया जाता है, फैक्टर है साथ में, तो उसको लिखेंगे ए पॉजिटिव। आर नहीं है तो लिखेंगे ए नेगेटिव। बी है, आरएच फैक्टर है तो बी पॉजिटिव, नहीं है तो बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। जैसे हमने कल पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि जो ओ नेगेटिव है वो सर्वाधिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर है। जो ए बी पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रिसीप्टर होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरएच फैक्टर की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर टोटल यदि ब्लड ग्रुप बात करता है तो टोटल कितने हो जाता है, 8 हो जाते हैं, क्योंकि आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति है जिसका रुधिर आरएच नेगेटिव है और उस व्यक्ति को बार बार हम क्या करते हैं, आरएच पॉजिटिव रुधिर देते हैं, तो ये आरएच पॉजिटिव रुधिर जब आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति के शरीर में इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होती है, या हम कहेंगे इसके खिलाफ वो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हम कहेंगे वहाँ पर एक ही जाति की एंटीबॉडी बनाने के कारण की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। यानी हम कहेंगे उसमें समान प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं कि एक आरएच पॉजिटिव व्यक्ति है, नर है, जिसकी शादी है वो आरएच नेगेटिव महिला से हो जाती है, और हम कहेंगे इसकी कोख या अपन कहेंगे इसके गर्भाशय के अंदर जो शिशु है वो आरएच पॉजिटिव है। कैसा है, शिशु है वो आरएच पॉजिटिव है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम कहेंगे यह पहली बार जब गर्भवती होती है तो आरएच फैक्टर जो होता है वह वंशानुगत होता है, या हम कहेंगे वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक होता है। तो पिता से उस शिशु के अंदर आरएच फैक्टर आ जाता है, और यह आरएच फैक्टर जैसे ही माता के रुधिर आरएच नेगेटिव वाले रुधिर से मिलना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे हम कहेंगे कि इस रुधिर के अंदर क्या होगा, एक एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। एंटीबॉडी बनती है या प्रतिरक्षी का निर्माण होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम कहेंगे ये जो इस माँ के रुधिर में एंटीबॉडी बन रही है वह इतनी कम होती है कि वह इस पहले शिशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। लेकिन जब यही महिला दूसरी बार गर्भवती होती है और उसके रुधिर के अंदर हम कहेंगे ये आरएच पॉजिटिव शिशु है, तो अपरा के माध्यम से मदर के अंदर बनने वाली जो एंटीबॉडी है वह
अप्रा के माध्यम से इस शिशु के रुधिर में पहुंच जाती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि इसकी जो रुधिराणु है या जो आरबीसी है उसका लयन हो जाता है, आरबीसी विघटित हो जाती है, जिसको हम एक रोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहा जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहा जाता है। ये कब होगा? जब दूसरे शिशु में, यानी यहाँ पर इसके जो रुधिराणु यानी आरबीसी जो होती है उस आरबीसी का विघटन हो जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है, जिसके कारण इस शिशु की वो क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और इस रोग का नाम है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए क्या किया जाता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको एंटी RH कहा जाता है या रोगम कहा जाता है। उसका इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर बनने वाली जो इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी है, उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगला टॉपिक है रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग, रुधिर स्कंदन। हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर रुधिर है, वो रुधिर वाहिनियों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवाहित होता है और वह लगातार बहता रहता है, वह जमता नहीं है। यानी रुधिर है, रुधिर के अंदर रक्त प्रतिस्कंदन पदार्थ है, हिपेरिन पाया जाता है और वह हिपेरिन क्या करता है, रुधिर को जमने से रोकता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि रुधिर के वो क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है, रुधिर का थक्का बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग कहा जाता है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब घाव लगता है या व्यक्ति को चोट पहुंच जाती है तो उसमें रुधिर है वो बहने लग जाता है। और रुधिर बहने के बाद में हम कहेंगे थोड़े समय बाद 1 से 3 मिनट तक रुधिर बहता है और फिर अगले 7-8 मिनट के अंदर है वो क्या होता है, रुधिर का थक्का बन जाता है। यानी हम कहेंगे कि एवरेज जो इसका टाइम है वो 6 मिनट का है, यानी 6 मिनट से लगाकर 10 मिनट का समय इसमें लगता है और ब्लड है वो क्लोटिंग हो जाता है, रुधिर स्कंदित हो जाता है, रुधिर का थक्का बन जाता है, जिसके कारण हम कहेंगे उस घाव से रुधिर बहना बंद हो जाता है। जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो प्लेटलेट्स की होती है, पट्टिकाणु की होती हैं, या उसको हम बिंबाणु कहते हैं, जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। तो इस रुधिर स्कंदन की बात करते हैं तो इसमें हम कहेंगे क्या होता है कि जैसे ही ऊतकों के अंदर क्षति पहुंचती है, ऊतक क्षति, तो या हम कहेंगे जो प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स का टूटना, तो इस दौरान हम कहेंगे एक प्रोटीन का निर्माण होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन कहा जाता है। कब? जब प्लेटलेट्स टूटते हैं या हम कहेंगे ऊतकों के अंदर क्षति पहुंचती है, यानी जहाँ घाव होता है तो वहाँ के जो ऊतक है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उस दौरान हम कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है। और यह कैल्शियम आयनों के साथ और इसके साथ हम कहेंगे स्कंदन कारक होते हैं, स्कंदन कारक 10
और स्कंदन कारक सेवन, ये दोनों हैं वो इसके साथ में मिलकर एक एंजाइम का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, या हम कहेंगे इसको प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण होता है प्रोथ्रोम्बिनेज। टोटल जो रुधिर स्कंदन के अंदर जो फैक्टर काम आते हैं, टोटल 13 फैक्टर होता है। सातवां है प्रो कन्वर्टिन है, ये स्टुअर्ट फैक्टर है। तो ये सारे मिलकर हम कहेंगे रुधिर के अंदर पाई जाने वाली जो हेपेरिन होती है उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। और हेपेरिन को निष्क्रिय जैसे ही किया जाता है तो रुधिर के अंदर क्या होता है, पाई जाने वाली ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का जो निर्माण करता है, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, और ये प्रोथ्रोम्बिन है वो निष्क्रिय अवस्था के अंदर रुधिर प्लाज्मा में घुली रहती है। प्लाज्मा का संगठन जब हम पढ़ रहे थे तो बताया था कि भाई जो प्रोथ्रोम्बिन है वो निष्क्रिय अवस्था के अंदर होती है। इसको सक्रिय कौन करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है। और साथ में हम कहेंगे कैल्शियम आयन, ये इसको क्या करेंगे, सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलने का कार्य करते हैं। थ्रोम्बिन, सक्रिय थ्रोम्बिन बदल जाती है। ये जो थ्रोम्बिन है अब ये क्या करेगा, रुधिर के अंदर एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहता है फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन होती हैं यह घुलनशील अवस्था के अंदर पाई जाती है। घुलनशील होती हैं, सॉल्युबल है, प्लाज्मा के अंदर घुली हुई होती है। और थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा, इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा। फाइब्रिन में बदलने का कार्य करता है। फाइब्रिन है, फाइब्रिन यह अघुलनशील होती हैं, अघुलनशील, ठीक है। और यह फाइब्रिन है वो आगे जाकर फाइब्रिन रेशो के अंदर बदल जाती है। फाइब्रिन तंतु प्लस आरबीसी है जो इसके अंदर जमा हो जाती है। और फिर हम कहेंगे क्या होता है, रुधिर का थक्का बन जाता है। ये प्रोसेस रुधिर का थक्का बन जाता है, रुधिर का थक्का बनना। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये किसमें, रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया के अंदर रुधिर के थक्के बनाने की प्रोसेस होती है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ऊतकों की क्षति होती है, घाव लगता है, चोट पहुँचती है, तो प्लेटलेट्स टूटते हैं। प्लेटलेट्स टूटने के साथ ही थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन स्कंदन कारक 7th और 10th तथा कैल्शियम आयन मिलकर एक प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करते हैं, या हम कहेंगे प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो निष्क्रिय अवस्था में होती हैं उसको सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलती है। यह जो सक्रिय थ्रोम्बिन जैसे सक्रिय होता है तो रुधिर प्लाज्मा में घुली हुई फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है उस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को किसमें, घुलनशील फाइब्रिन में बदलती है। और फिर हम कहेंगे इसके फाइब्रिन तंतु बन जाते हैं या फाइब्रिन रेशों का निर्माण हो जाता है। फाइब्रिन रेशों का निर्माण हो जाता है और ये इन रेशों के बीच में आरबीसी फंस जाती है और रुधिर का बहना रुक जाता है। थोड़े समय बाद उसमें हम कहेंगे एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, ब्लड सीरम कहा जाता है। और फिर थोड़े समय बाद वही रुक जाती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो रुधिर का घाव बनता है वह
सॉरी जो घाव लगता है वह रुधिर के थक्के जमने के कारण बंद हो जाता है और रुधिर का बहाव है वो रुक जाता है। धन्यवाद।